नमस्कार। रोजगार गेटवे एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सीटेट सितंबर 2026 की अपनी तैयारी में प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज हम 7 फरवरी 2026 को जो लेवल 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसके सीडीपी मैथ्स, ईवीएस, हिंदी और इंग्लिश ये पार्ट करेंगे। जिन्होंने इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज लिया है उनको भी करवाएंगे और जिन्होंने इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज लिया है तो उनको भी हम करवाएंगे। ठीक है, तो अब जो हमारी क्लास है उसमें सबसे पहले हम अपना सीडीपी वाला ही पोर्शन करेंगे। तो देखिए, ये जो है आपका पेपर है जो 7 फरवरी 2026 को हुआ था। ठीक है, इसमें आपकी ये पार्ट जो फर्स्ट, ये आपका सीडीपी का पार्ट है। ठीक है, सीडीपी की आपके जो है 30 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और आज हम जो है अपने सभी क्वेश्चंस करेंगे 150 के 150। तो एक ही वीडियो में आपको जो है 150 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये जो वीडियो है ये आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगी। और यूट्यूब पर ये पहला चैनल है जो आपको एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन पेपर करके देगा। ठीक है, अब आप देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है। मैं हिंदी वाला रीड कर देती हूँ। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जैसे अभी कथन ए है, कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उनके माता पिता से मिलती हैं, जबकि अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होती हैं। फिर है आपका इसका रीजन कि भाई यह पता लगाना कि कोई विशेषता वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के कारण कितनी है और पोषण या पर्यावरण के कारण कितनी एक जटिल मुद्दा है। तो इसमें आपकी जो स्टेटमेंट 1 है वो तो ये कह रही है आपको कि कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उनके माता पिता से मिलती हैं, जबकि अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होती है। कि बच्चों की कुछ विशेषता तो उनके माता पिता से मिल गई और बाकी की नहीं मिली। तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि भाई यह पता लगाना कि कोई विशेषता वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के कारण कितनी है और पोषण या पर्यावरण के कारण कितनी एक जटिल मुद्दा है। तो आपको जो है सही विकल्प, सही ऑप्शन जो है इसमें चुनना है। इसने कहा है पहले ऑप्शन में कि ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। यही ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट है। अगले में कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें जो है सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। बात तो दोनों की सही है कि भाई कुछ विशेषताएं मिलती हैं माता पिता से और कुछ बिल्कुल भिन्न हो जाती हैं। पर नीचे जो रीजन इसने दिया है यह पता लगाना, हम पता नहीं लगा रहे, हमें तो भाई कारण जानना है इसके पीछे। पर यह तो हमें इंफॉर्मेशन ही दे रहा है कि कई विशेषताएं वंशानुक्रम और आनुवंशिकता के कारण कितनी है और पोषण या पर्यावरण का कारण कितनी एक जटिल मुद्दा है। ऐसी बात इसने जटिल मुद्दे की कोई भी जो है स्टेटमेंट के अंदर नहीं कही है। बात तो दोनों सही कह रहा है लेकिन आर जो है सही रीजन नहीं है ए के लिए। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है भाई, इसमें विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है, मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें आपका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है आपके पास
ये देखिए थर्ड में क्या रहा है ये, आपको निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभी कथन ए है, समझने व बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है, और इसके पीछे इसने रीजन दे रखा है भाई संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है। तो इसके अंदर आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाई ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो यही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। सही व्याख्या जो है वो नहीं की जा रही है, पर सही बातें दोनों है। आगे फोर्थ क्वेश्चन आपका, अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य कब बोल सकते हैं? तो कब बोल सकते हैं भाई? ऑप्शन नंबर 3, 5 साल की उम्र में जो है बच्चे बोल लेते हैं। फिर है आपके पास फिफ्थ, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा डैश की ओर विकसित होती है। उनकी भाषा जो है डैश की ओर विकसित होती है। तो इसमें कौन सा आएगा आपका? मौखिकरण से आंतरिक वाक। तो ये होएगा आपका इसमें करेक्ट। फिर है आपके पास नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया है? तो पियाजे के अनुसार तो 4 ही हैं, तो 4 गुणात्मक रूप से भिन्न अवस्थाओं के बारे में जो है पियाजे बात करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। फिर आपके पास नेक्स्ट सेवंथ में क्या कह रहा है ये देखिए, रमा ने, एक मिनट इस पेज को बड़ा कर देती हूँ। रमा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। ठीक है। पियाजे के अनुसार रमा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है? संवेदी चालक अवस्था में है। क्या संवेदी अवस्था का इंसान जो है वो मतलबी तरीके से बात कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता, इतनी बुद्धि होती नहीं है उस बेचारे के अंदर। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है वो, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है वो, या फिर वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो है आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है आपके पास 8th, डैश जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं। तो ये कौन सा आएगा इसमें आपका भाई? जेंडर वर्गीकरण यानी कि जेंडर टाइपिंग। इसमें जो है बच्चा अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक होना शुरू हो जाता है। फिर आपके पास है 9th क्वेश्चन। 9th में देखिए क्या कह रहा है नीचे ही, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लेव वाइगोत्स्की के आलंबन मीन्स, आलंबन का मतलब क्या है भाई? स्कैफोल्डिंग की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन कर रहा है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? जिसमें मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन जो है लेस नॉलेजेबल पर्सन की मदद करता है थोड़ी सी, यानी कि थोड़ा सहारा दे देता है उसको। तो देखिए एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आधी हल की हुई समस्या दी, यानी कि थोड़ी मदद कर दी उसने अपने बच्चों की, जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। बच्चों को कठिनाई हो रही थी, टीचर ने थोड़ी सी मदद कर दी, आधा सॉल्व कर दिया और कहा कि आधा तुम सॉल्व करो। दूसरे में कह रहा है एक शिक्षिका ने विद्यार्थियों को आपस में किसी प्रकार के सहयोग और संवाद करने से सख्त रूप से पाबंदी लगाई हुई है। जहां पर भी पाबंदी वर्ड आ जाए वो आपके जो है वो कट हो जाता है ऑप्शन। फिर थर्ड आपके पास एक शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर उत्तर लिख दिए हैं और विद्यार्थियों से कहा है कि ये उत्तर अपनी कॉपियों में निष्क्रिय रूप से उतार ले। जहां पर निष्क्रिय आ जाए वो भी कट हो जाएगा। एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे निर्धारित समयावधि में स्वयं ही समस्याओं का समाधान करें। समयावधि निर्धारित ये वर्ड जो है वो गलत होते हैं।
तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। स्कैफोल्डिंग यानी कि आलंबन की बात जो है पहले ऑप्शन में कही गई है। नेक्स्ट देखिए आप अपना 10th, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो डैश पर जोर देता है। किस पर? छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर आपके पास थर्ड, वो 11th में देखिए आप, अभिकथन है आपके पास ए, बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने की क्या वे अच्छे बुरे हैं यह समझने की ओर प्रगति करते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। तो इसका रीजन जो है कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास निरंतर होता है, न कि सतत, न कि असतत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? पहले में तो वो भाई इसकी बात कर रहे हैं कि भाई बच्चे ये कहते हैं कि भाई कानूनी नियम को बदल सकते हैं आप, और दूसरे में कह रहा है कि नैतिक विकास निरंतर होता है, न कि सतत। तो जो बात है नीचे वाली वो बिल्कुल ही भिन्न कही है, ऊपर वाली बात जो है वो बिल्कुल सही बात है। तो इसमें देखिए क्या है, ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। नैतिक विकास के बारे में ये बात कर रहा है, पर इसमें इसने क्या कहा है कि निरंतर होता है, न कि असतत। तो ये जो इसने बात कही है ये इसने गलत कह दी है। तो इसमें जो आपका थर्ड ऑप्शन सही है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो अब देखिए आगे नेक्स्ट आपके पास 12th में कह रहा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है। तो जो लेव वाइगोत्स्की है वो कहते हैं कि भाई संज्ञानात्मक विकास जो है निजी वाक के द्वारा, भाषा के द्वारा, यानी कि बच्चा निजी वाक करता है उसके अंदर भाषा डेवलप होती है और फिर जो है उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास जो है पनपने लगता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है। फिर नेक्स्ट देखिए, चलिए 30th है आपका 13th, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरों के मनोभाव और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने, समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है। तो वो तो आप सभी को पता होगा भाई, इंटरपर्सनल अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर 14th था आपका, एक बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही लड़की या लड़का होने का मतलब क्या है कि अपेक्षा किससे आती है। सबसे पहली बात जो परिवार में ही उठती है कि भाई लड़का हो गया लड़की हो गई है, तो बात जो ये उठती है ये परिवार से उठती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, क्योंकि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो हमेशा घर में ही बोला जाता है कि लड़का हुआ है लड़की हुई है। लड़का होता है तो थाली बजाई जाती है, लड़की होती है तो कुछ नहीं किया जाता। फिर आपके पास नेक्स्ट, रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को सापेक्ष पद और श्रेणियां प्रदान करना। दूसरा है वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा, बिल्कुल गलत, रचनात्मकता इस पर नहीं है। फिर थर्ड है शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण, ये भी गलत है रचनात्मक मूल्यांकन में। चौथा वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए मात्रात्मक साधनों पर ध्यान देना, मात्रात्मक साधनों पर ध्यान देना। एक मिनट, रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता है शिक्षार्थियों को सापेक्ष पद और श्रेणियां प्रदान करना, ये तो गलत है फर्स्ट वाला। और शिक्षार्थी मूल्यांकन मापदंड का स्पष्टीकरण, ये सही है, थर्ड सही है। वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए मात्रात्मक साधनों पर ध्यान देना, ये गलत है। वस्तुनिष्ठता से कोई बच्चे के अंदर रचनात्मकता नहीं बढ़ती है। फिर है आपके पास नेक्स्ट, लेखन
वैकल्य है एक, यानी कि डिस्ग्राफिया क्या है? तंत्रिकीय विकार है, व्यक्तित्व विकार है, शारीरिक अपंगता है या अधिगमात्मक अक्षमता है? तो ये जो है अधिगमात्मक अक्षमता है, लर्निंग डिसएबिलिटी, या बच्चा लिखने में गलती करता है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की डैश जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। सभी जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए, संज्ञानात्मक भी, सामाजिक भी, भावनात्मक भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो 4 है वो करेक्ट है। नेक्स्ट पेज को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। चलिए, आपके पास 18th है। क्या कह रहा है 18th में? सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षणिक दृष्टिकोण के उदाहरण है? सीखने की अक्षमता वाले यानी कि जो बच्चे सीखने में कमजोर हैं, किसी तरीके से नहीं सीख पाते हैं, छात्रों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षणिक दृष्टिकोण के उदाहरण है? बहुसंवेदी रणनीतियों का उदाहरण, सीखने के मानकीकृत लक्ष्य, लचीला और अनुक्रमिक निर्देश, कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना। तो इसमें जो है आपको क्या करना चाहिए? सीखने के मानकीकृत लक्ष्य ये ऑप्शन में नहीं होता कभी भी। जब भी आपको अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को पढ़ाना होता है, उनके लिए आपको बहुसंवेदी रणनीतियां बनानी होती है, लचीलापन और अनुक्रमिकता का आपको प्रयोग करना चाहिए, और बच्चों के छोटे छोटे यानी कि कार्य जो हो छोटे छोटे भागों में विभक्त हो बच्चों के। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। फिर आपके पास नेक्स्ट 19th, सवलीन कर्म विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है बच्चे के अंदर, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? तो उसमें देखिए, पहला ऑप्शन सवलीन कर्म विकार से जूझ रहे बच्चों में उत्कृष्ट संचार कौशल होता है, लेकिन याददाश्त बहुत कमजोर होती है। नहीं, याददाश्त तेज भी हो सकती है। अगर एक चीज पर फोकस करें तो ऑटिज्म वाले बच्चे जो है बहुत अच्छे से अपने एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लेते हैं। संवेदी एकीकरण, विनियमन सवलीन कर्म विकार से जूझ रहे बच्चों की मदद करते हैं, यानी कि सेंसरी इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन हेल्प चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये सही है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। 20th है आपका, समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक विविधता को प्रभावी शिक्षण में बाधा के रूप में देखे। बिल्कुल गलत ऑप्शन काटा। अपने स्वयं के अंदर निहित और पूर्व कल्पित पूर्वाग्रहों की लगातार जांच करें। ये सही है, जांच करते रहना चाहिए। विशेष बच्चों को जरूरतमंद और दूसरों पर निर्भर समझे। ये भी गलत ऑप्शन है आपका। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम समान शिक्षा शास्त्र का पालन करें। ये भी गलत है। अलग अलग टाइप के बच्चों के लिए अलग अलग चीजें यूज की जाती हैं। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है 20th का। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है 21 में स्टेटमेंट ए है आपकी, शिक्षकों को कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करना चाहिए। तो इसका रीजन क्या रखा है? साक्षरता सामग्री और साक्षरता अनुभवों से समृद्ध कक्षा प्रभावी शिक्षण के केंद्र हैं। तो देखिए, ये मुद्रण समृद्ध वातावरण के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करने की बात कह रहा है, और साथ ही इसके रीजन भी ये दे रहा है कि भाई आपको बच्चों को अगर साक्षर बनाना तो सामग्री और अनुभव जो साक्षरता के वो समृद्ध होने चाहिए कक्षा में। तो बिल्कुल ये सही बात है। तो ए भी सही है और आर भी सही है, और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है। फिर है आपके पास 22, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर
बल देना चाहिए। व्यवहार अनुकूलन, निष्क्रिय रूप से प्रतिकृति, चिंतनशील सोच, आज्ञाकारी श्रवण। तो भाई चिंतनशील सोच बनानी चाहिए बच्चों की, बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग रखे अपने अंदर। फिर है 23 आपका रमन, जो कि कक्षा 4 का एक विद्यार्थी है, एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है। यह देखकर रमन का शिक्षक उससे कहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह उसे बोलकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करे। इस तरह का मौखिकरण क्या है? व्यर्थ है। व्यर्थ तो वर्ड ही गलत आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सहायक है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। हाँ बिल्कुल, जब आप किसी चीज को बोल करके पढ़ते हो तो आपको जो है वो समझ में आने लग जाती है। कई बार मन में पढ़ी हुई चीज समझ में नहीं आती, बोल करके समझ में आती है। केवल अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए सहायक है क्योंकि उन्हें श्रवण प्रसंस्करण में कठिनाई होती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आगे है अनुत्पादक है क्योंकि भाषा और सोच आपस में संबंधित नहीं होती है। बिल्कुल गलत बात है, भाषा और सोच तो आपस में जुड़े हुए हैं। लेवाइगोस्की कहते हैं इस बात को। तो आपका जो है उसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। सहायक है ये चीज क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। ये 24 को देखिए क्या कह रहा है। एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह ऑप्शन नंबर 1 विषय वस्तु को वास्तविक दुनिया से जोड़ने से बचे। बिल्कुल गलत। दूसरा है केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचे। ये भी गलत। तीसरा है उच्च सत्र के मौखिक निर्देशों को प्राथमिक शिक्षा शास्त्र के रूप में बढ़ावा दे। और चौथा छात्रों के योग्यता समूह को बढ़ावा दे। तो जो 24 है, एक मिनट, मुझे जरा एक मिनट इसमें देखना है। A teacher who believes in constructivist pedagogy would avoid judgments of students solely on the basis of socio-culture. would avoid क्या है ना इसने, केवल समझ छात्रों को निर्णय लेने से बचे। हाँ ये यही वाला ऑप्शन ठीक है इसमें, ऑप्शन नंबर 2। थर्ड में कह रहा है उच्च सत्र के मौखिक निर्देशों को प्राथमिक शिक्षा शास्त्र के रूप में बढ़ावा दे। उच्च सत्र के आप प्राथमिक में कैसे यूज कर सकते हो? कर ही नहीं सकते हो। और छात्रों के योग्यता समूह को बढ़ावा देंगे, प्रोमोट द एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। आप ऐसे नहीं कर सकते। किसी भाई आप क्लास में ये नहीं कह सकते भाई कोई बच्चा अच्छा इंटेलिजेंट है और कोई बच्चा निम्न स्तर का, ये आप नहीं कर सकते। आपको अवॉइड करनी होगी जजमेंट ऑफ स्टूडेंट सोलली ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो कल्चर बैकग्राउंड। आपको बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करने से या निर्णय लेने से बचना होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे आपके पास 25 शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि यानी कि एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स इंप्लाइज दैट द स्टूडेंट्स पूछताछ, अन्वेषण और प्रश्न करें, तथ्यों और सूचनाओं को रटे वर्ड ही गलत है, सक्रिय रूप से अंक और प्रतियोगिता को प्राथमिकता दे। और फिर क्या रखा है, अंक और प्रतियोगिता तो गलत चीज है, पाठ्य पुस्तक के ज्ञान एकमात्र स्रोत माने, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। पूछो भी, अन्वेषण भी करो और प्रश्न भी पूछो, यानी कि इंक्वायर भी करो, एक्सप्लोर भी करो, क्वेश्चनिंग भी करो। फिर आपके पास 26 राधा तर्क देती है कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है। वह क्या समझ दिखा रही है? कारण और प्रभाव। बिल्कुल कारण बता रही है वो और प्रभाव भी बता रही है कि धूप निकल रही है तभी तो कपड़े सूख रही हैं, तो कपड़ों को सुखाने में धूप का योगदान है। बिल्कुल कारण और प्रभाव बता रही है वो, काज एंड इफेक्ट। प्रतिवर्ती सोच, रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग, कौन सा वो किसी रास्ते पर जा रही है जो से वापस आना हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डिसेंट्रेशन नहीं, एनिमिज्म ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है, कारण और प्रभाव। 27 आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? अच्छा ग्रेड पाने के लिए परीक्षा हेतु अध्ययन करना, पुरस्कार राशि के लिए खेल खेलना, थर्ड है व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना, चौथा है माता पिता की डांट से बचने के लिए
गृह कार्य पूरा करना। तो इसमें जो है आपका 27 का थर्ड ठीक है। आप व्यक्तिगत आनंद लेने के लिए कोई खेल खेल रहे हो तो ये आपकी आंतरिक प्रेरणा है। ठीक है, क्योंकि आप अगर ग्रेड पाने के लिए लोगे पढ़ोगे तो ग्रेड पाना तो बाह्य है ना, आंतरिक नहीं है। नेक्स्ट आपके पास ट्वेंटी एट है। ट्वेंटी एट को देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहले आपके पास एक असर्शन, रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। तो इसका कारण इन्होंने दे रखा है, छोटे बच्चे अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देश और व्याख्यान पर निर्भर होते हैं। एक तरफ तो कह रहा है कि भाई ढेर सारी सामग्री हो, दूसरी तरफ कह रहा है कि भाई छोटे बच्चे मौखिक निर्देश और व्याख्यान पर ही बस। तो इसने जो है बात जो है ये सही कही है, परंतु आज जो इसने बिल्कुल गलत कही है। छोटे बच्चे मौखिक पर ही नहीं बल्कि दृश्य सामग्रियों पर भी निर्भर रहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट है, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है आपके पास 29, साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है किसका? महारत हासिल करने का, गलत। प्रदर्शन दृष्टिकोण लक्ष्य का, गलत। कार्य में शामिल लक्ष्य का, गलत। प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का, यानी कि परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल्स। भाई अपने साथियों के सामने वो जो है अपीयर ही नहीं कर पा रहा, सामने कोई योग्यता ही नहीं दिखा पा रहा, तो प्रदर्शन परिहार कर रहा है, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस है ये। फिर है नेक्स्ट 30th जो कि आपके सीडीपी का लास्ट है, और अब हमारी सीडीपी हो जाएगी। कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? आलोचनात्मक सोच को आपको बढ़ावा देना है, क्रिटिकल थिंकिंग को। तो आप तथ्यों को रटने के लिए प्रोत्साहित करना बिल्कुल गलत है इसमें। ये विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करना बिल्कुल गलत, डिस्करेज करना ये तो गलत है। छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना ये ही सही है। छात्रों को चुनने के लिए पूर्व निर्धारित उत्तरों का एक सेट प्रदान करना, कोई रटवाना थोड़ी है जो हम फोर्थ ऑप्शन पर निशान लगाएंगे। अगर हमें किसी भी बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है तो हमें बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए जो है प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पे सीडीपी कंप्लीट हुई। अब आ गए आपकी गणित। ठीक है, गणित करते हैं। थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन है, What is the sum of all the prime numbers between the 12 and 49? तो 12 और 49 के बीच के सबसे पहले तो आपको जो है प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। कौन से आपके प्राइम नंबर्स 12 और 49 के बीच में? 13, 17, 19, 23 and 29 and 31 and 37 and 41 and 43 and 47। इनका सम कितना होगा आपका? तो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपका 300 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास, इफ 101 क्रॉस 210 माइनस 120 मल्टीप्लाई 120 इक्वल्स टू 99 मल्टीप्लाई 104 माइनस, ये एक बॉक्स है तो आपको बॉक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी चाहिए। आप इसका आंसर निकालो और इसका आंसर निकालो, उसमें से इसका आंसर माइनस कर दो। तो जो आपका 101 है मल्टीप्लाई 210, तो इसका आंसर आपका कितना आएगा? इसका आंसर आपका आएगा 21210। फिर माइनस जो ये आपके पास इसका आंसर कितना आएगा? 120 को 102 से मल्टीप्लाई करके 12240। ठीक है, और आगे जो ये है आपके पास
इसका आंसर राइट हैंड साइड वाला जो है, इसका आंसर कितना आएगा आपका, इक्वल टू करो इसको, इसका आंसर आएगा आपका 102 और 96, माइनस में ये डब्बा दिया हुआ है, ये कितना बनेगा आपका भाई, इसका आंसर आपका जो आएगा माइनस होके 8970 आएगा, और यहाँ पर जो है 10296 है, माइनस में ये डब्बा है, ये डब्बा इधर आ जाएगा और ये उठ करके उधर चला जाएगा, तो डब्बे की वैल्यू कितनी आएगी 10296 माइनस 8970, तो कितना आंसर आया आपका इसके अंदर 1326, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास सम of all the common factors of 36 and 48 excluding 1, 1 को आप हटा दीजिए और सम निकालना है आपको 36 और 48 के कॉमन फैक्टर्स का। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से होते हैं इनके कॉमन फैक्टर्स 36 और 48 के, यानी कि जो दोनों को डिवाइड करें वो आपके, एक तो 2 है, 1 को छोड़ देना आपको, ठीक है, आपका 3 भी है, आपका 4 भी है, आपका 6 है, 6 भी आपका, और आपका क्या है 12 है, ये आपके कॉमन फैक्टर है, यानी कि इनके टेबल में ये आते हैं। अब आप इनका सम कर दो, 2 + 3 + 4 + 6 और +12, यहाँ से तो 18 हो गया और यहाँ से आपका 9 हो गया, कितना आ गया आपका 27, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट 34 आपका, 34 में कह रहा है अंकों 1507 का प्रयोग एक ही बार करके बनी सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या कौन सी होगी भाई 7510 होगी, और सबसे छोटी कौन सी होगी 1057 हो गई, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस, आपको इसका डिफरेंस निकालना है, तो आप इसको डिफरेंस कर दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 में से 10 है यहाँ पर, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर बचा 10, यहाँ पर आ गया 5, 5 और 3 कहाँ पर दिख रहे हैं आपको, थर्ड ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ये आपका करेक्ट है, आगे करने की जरूरत ही नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है आपका, पेज थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, एक मिनट, ठीक है। कांता है, कांता के पास 5 दर्जन चॉकलेट है, ठीक है, यानी कि क्या है उसके पास, कांता हैज 5 डजन चॉकलेट्स, शी गिव्स 1/6 ऑफ दीज टू अरुणा and 1/5 of the remaining chocolates to Radha. She then gives 1/8 of the remaining chocolates to each of her other 3 friends. How many chocolates does Kanta have now? कांता के पास 5 दर्जन चॉकलेट है, वह इनका 1/6 भाग अरुणा को और शेष चॉकलेटों को का 1/5 भाग राधा को देती है, और उसके बाद वह अपने अन्य 3 मित्रों में से प्रत्येक को शेष चॉकलेटों का 1/8 भाग देती है, यानी कि बाकी को 3 जो बचे हुए हैं उनको बराबर बराबर दे रही है। तो कांता के पास अब कितने चॉकलेट है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 35 में देखिए, कांता के पास कितने हैं, ऊपर एक मिनट ऊपर देख लेती हूँ सॉल्व करके, यहाँ कर देती हूँ इसको सॉल्व। कांता स्टार्ट्स विद 5 डजन, भाई उसके पास 5 दर्जन है चॉकलेट, यानी कि 60 चॉकलेट है, तो शी गिव्स 1/6 किसको दे रही है, वो अरुणा को दे रही है, तो यानी कि अरुणा को उसने 1/6 दी, तो कितनी दी उसने 10 दे दी अरुणा को, ठीक है। अब उसके पास कितनी बची है, उसके पास 50 बची है, और अब इनमें से भी वो जो है 1/5 जो है किसको दे देती है, राधा को दे देती है, ठीक है, 1/5 ऑफ 50, क्योंकि उसके पास अब 50 बची, तो राधा को भी उसने 10 दे दी, तो अब उसके पास कितनी बची टोटल, उसके पास 40 बची है, और इनमें से भी वो जो है 1/8 जो है 3 दोस्तों को बराबर बराबर बांट देती है, ठीक है, यानी कि 40 की मल्टीप्लाई 1/8 से करो आप, तो 8 पंजे 40 हो गया, तो 3 दोस्तों को दे देगी वो, ठीक है, तो टोटल कितनी देगी वो 3 दोस्तों को 15 दे देगी वो, ठीक है, यानी कि पहले उसने कितनी दी है, इससे हमें पता, पहले तो उसने 10 दी अरुणा को, फिर उसने 10 दी राधा को, फिर उसने 15 दे दी अपने बाकी के दोस्तों को, तो टोटल उसने 35 बांट दी,
तो उसके पास कितनी लेफ्ट बची भाई, 60 में से 35 गए, 25 बची उसके पास। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट है, एलसीएम दिया हुआ है आपको 96, 120, 160 का, और उसको डिवाइड करना है एचसीएफ से इसके। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है इसके अंदर कि भाई क्या होगा 72 और 168 का। एलसीएम ऑफ 96 एंड 120 एंड 160 जो है वो क्या होता है आपका 480 होता है, और एचसीएफ क्या होगा 72 और 168 का 24 होगा। डिवाइड करोगे तो आपको 20 आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट है। फिर है 37, कॉस्ट ऑफ 8 समोसाज इज 156। 8 समोसों का जो कॉस्ट है वो 156 रुपए का है। दैट ऑफ 4 इडलीज, और 4 इडली का 98 का है। सुनीता हैज ए 200 नोट ओनली। सुनीता के पास जो है ना 200 रुपए है। एंड बाइज 3 समोसा, वो 3 समोसे ले लेते हैं। तो 3 समोसे कितने के होंगे भाई, जब एक समोसा कितने का होगा, एक समोसा होगा 156 अपॉन में 8 का, तो कितना आया ये आया है आपके पास 8 का 8 और 8 नहीं मैं 19.5 रुपीज का। ठीक है, तो उसने 3 लिए हैं, तो 3 गुना 1 का रेट इतना है, तो 3 का कितना होगा 19.5 करके, प्लस आगे वो क्या कर रही है 3 ही इडली ले रही है। तो इडली का कॉस्ट कितना है भाई 98 है, 4 इडली का इतना है, तो एक इडली का कितना होगा भाई 98 अपॉन में 4 होगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो गया, और 4 से 28 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 24.5 समथिंग, हाँ 24.5। अब 3 ही वो ये ले रही है, इंटू में 24.5। ठीक है, तो उसके पास कितने कितने खर्च कर दिए उसने पैसे अपने, उसने जो है अपने एक यहाँ पर तो 58.5 कर दिए खर्च समोसे में, और इडली में उसने 73.5 कर दिए। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास 132 आ जाएंगे रुपए। ठीक है, अब कितने बचेंगे उसके पास 200 तो उसके पास थे ही, इनमें से उसने 132 खर्च भी कर दिए, तो उसके पास कितने बचे भाई 68 ही बचे हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 24 liter 650 ml of milk is filled in the 29 bottles, each of the same size, and the quantity of the milk in 15 such bottle is। आपको 29 का दे रखा है, आपको 15 का निकालना है। तो आप देखिए ये आपका जो है इसमें दिया हुआ है लीटर मिलीलीटर, आप जब इसको मिलीलीटर में चेंज करो तो 24650 आपके ml बन जाएगा, और ये आपका कितनी बोतलों में भाई 29 में है। ठीक है, और इससे आपको कितने में निकालना है, आपको 15 में निकालना, तो मल्टीप्लाई विद 15 हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, जब आप इसको इससे कट करोगे तो 850 पर हो जाएगा। 850 अब आपकी एक में है, मल्टीप्लाई विद 15 करोगे तो आपको 15 बोतलों का मिल जाएगा। तो कितना बनेगा आपका 12750 ml, यानी कि आपका 12 लीटर और 750 ml, इतना आपका जो 15 बोतलों में मिल्क आएगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास, इस पेज को बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, अब 39 में देखिए आप, The internal length, breadth and height of the cuboidal box are 12, 10 and 8 cm. A cubical box has the side 9 cm. Avin tries to pack the 1800 cubical dice of the side 1 cm each in these two boxes. The number of dice which are left unpacked is। अब आपके पास एक घनाभकार बक्सा है, उसकी आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 12, 10 और 8 दे रखी है। घनाभकार बक्सा यानी कि क्यूबिकल बॉक्स है जिसके आंतरिक 9 सेंटीमीटर के। अब इन क्या करता है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 1800 ले लेता है क्यूब के पास से, और इन दोनों बॉक्सेस में पैक करने की वो कोशिश करता है। तो आपको ये बताएं कि बचे हुए पासे जो इन बॉक्स में पैक नहीं हो पाते उनकी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालो सबसे पहले। तो ऐसे केसेस में आपको क्या निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना होता है। देखो वॉल्यूम क्यूबॉइडल का क्या होगा, LBH होगा, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई में 8, कितना है आपके पास 960 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आपका वॉल्यूम निकालना है किसका, क्यूब का।
वो होता है 9 क्यूब आपका, तो हो गया 729 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल कितनी कैपेसिटी हो गई, ऐड कर दो 960 को और प्लस में 729 को, क्या आएगा आपका 1683 आ गया सेंटीमीटर क्यूब, 1683 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो पैक करने की कोशिश करना 1800 आइसेस, ठीक है, ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इच, तो कितनी लीव रहेगी जगह, डिवाइड कर देना, ठीक है, हाँ माइनस कर देना, 1800 माइनस में 1683 कितना आएगा आपके पास 111 डाइस, बस 111 डाइस आपकी ऐसे ही रह जाएंगी, वो पैक नहीं होगी। नेक्स्ट है आपके पास किसी थैली का भार जिसमें आलू प्याज नींबू भरे हुए हैं 40 किलोग्राम 160 ग्राम है, टोटल इतना है। आलू का भार 17 किलोग्राम और 115 ग्राम है, प्याज का जो है वो 15 किलोग्राम 325 ग्राम है, खाली थैली का भार 120 ग्राम है। यदि 30 नींबुओं का भार 1 किलोग्राम है तो थैली में नींबुओं की संख्या क्या है, आपको ये फाइंड आउट करना है। इसमें भी आप वॉल्यूम के हिसाब से चलोगे अपना, ठीक है। तो टोटल बैग का वेट क्या है, टोटल बैग वेट 46160 ग्राम है, ठीक है, सीधा ग्राम में चेंज कर लिया आपने। चलो माइनस करना स्टार्ट करते हैं, आपको रेस्ट मिल जाएगा। टोटल तो ये आपका, अब आप इसमें से माइनस करो अपना इसका आलू का और प्याज का, तो आलू तो है आपके 17 1 1 5 और प्याज है आपके 15 3 2 5 और खाली बैग है आपका 120, तो कितना बचा आपके पास माइनस होके 1360 ग्राम ऑफ लेमन्स, इतनी जगह आपके लेमन्स की है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे होगे, 30 लेमन है 1 केजी, उसमें 1 केजी में के अंदर जो है 30 लेमन होते हैं, 30 लेमन किस में होते हैं 1 केजी में होते हैं आपके, यानी कि 1000 ग्राम में हो गए आपके। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 13.6 मल्टीप्लाई विथ 30 कितने आ गए आपके 408, ठीक है, 408 आपके नींबू आ गए टोटल जो थैले के अंदर होंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके अंदर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, रेक्टेंगल के अंदर 2 होती है, रोम्बस के अंदर भी 2 होती है और आइसोसेलेस के अंदर 1 होती है। तो बी और सी आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, रेक्टेंगुलर रोम्बस इनके अंदर जो है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 42, Which of the following letters has a rotational symmetry but no line symmetry? तो जो है वो आपका Z है, जिसके अंदर जो है आपकी जो है ना ही तो यानी कि लाइन सिमेट्री नहीं होती है, Z के अंदर सिर्फ रोटेशनल सिमेट्री होती है, वो भी ऑर्डर 2। और जो O है उसके अंदर तो रोटेशनल भी है और लाइन भी, दोनों सिमेट्री है, X के अंदर भी रोटेशनल और लाइन भी है, और M के अंदर सिर्फ लाइन सिमेट्री है, तो इसका तो Z आपका सही आंसर है। फोर्टी थ्री है, एक पेंटागोनल पिरामिड है, ये पंचभुज आधार वाले पिरामिड में निम्न होते हैं, क्या होते हैं भाई इसके अंदर ना 6 वर्टिसेस एंड 6 फेजेस होते हैं, 6 वर्टिसेस एंड 6 फेजेस ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो करेक्ट है। फिर 44 आपका क्वेश्चन 44 में देखिए, निम्न सारणी सप्ताह के प्रथम 6 दिनों में एक लाइब्रेरी में आने वाले लोगों की संख्या को दर्शाती है। भाई सोमवार से शनिवार तक कितने लोग आए हैं, किस दिन लाइब्रेरी में लोगों की संख्या उसके पिछले दिन से 29 अधिक है, तो इनमें किसमें अधिक है भाई 29 अधिक, तो वो फ्राइडे वाले में है आपके पास, फ्राइडे वाला जो है वो 124 है और जो इससे ऊपर थर्सडे वाला है वो 95 है, तो 29 मोर देन किसके अंदर है भाई फ्राइडे वाले में, बिल्कुल आसान था, तो थर्ड ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट है, शुक्रवार वाला। नेक्स्ट है आपके पास 45 क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपके पेडागोजी के चल जाएंगे मैथ की 15 क्वेश्चन। द सम ऑफ द नेक्स्ट टू नंबर्स जो है उनका सम निकालना है आपको इन दिस पैटर्न। सबसे पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए, ये जो आपका दिया हुआ है देखो 3 10 32 एंड आपको दिया हुआ है 99, ठीक है, तो पैटर्न किस हिसाब का है, पैटर्न ऐसा आपका x क्रॉस n
एक x क्रॉस 3 है, x क्रॉस 3 प्लस n है, ठीक है। सबसे पहले आपका 3 क्रॉस 3 लिखा हुआ है और फिर आपने प्लस 1 किया तो आपको 10 बन गया। फिर आपका 10 मल्टीप्लाई 3 है और आपने इसके अंदर 2 ऐड करा तो 32 बन गया। फिर आपके पास 32 है, आपने इसमें 3 मल्टीप्लाई करा और प्लस 3 कर दिया तो यहाँ पर आपका 99 बच गया ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, नेक्स्ट होंगे आपके जैसे 99 है उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके अंदर आपने 4 ऐड कर दिया तो आपको 301 मिल गया। फिर आपके पास 301 है, उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस उसमें 5 कर दिया तो आपको कितना मिला है, 908 मिल गया है। अब आप इन दोनों को ही ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करके आपको 90 और 12 ये मिल गया आपको, यानी कि 1209 मिल गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट है ये मैथ्स पेडागोजी है। एक शिक्षक ने श्यामपट्ट पर संख्या 308 लिखकर बच्चों को संख्या जोड़ से पढ़ने के लिए कहा। एक बच्चे ने कहा यह 38 है। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चे द्वारा की गई त्रुटि को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त कार्यनीति है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बच्चे को एक संख्या में अंकों के स्थान को समझाने के लिए कुछ व्यवहारिक उदाहरण प्रदान करें ताकि बच्चे को जो है संख्याओं का पता चल सके। नेक्स्ट है 47 में कह रहा है आपको कक्षा 2 एक गणित शिक्षक विद्यार्थियों को योग पर निम्नलिखित इबारती सवाल हल करने के लिए देता है। एक बैग में 4 आम है तथा उसमें 6 आम और डाल दिए जाते हैं, उस बैग में कुल कितने आम हैं, तो ये बताना है। तो इसके अंदर जो है आपका ये ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट है, ऑगमेंटेशन, ये संवर्धन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है 48 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्व अवधारणाएं बुनियादी स्तर पर गणितीय अवधारणाओं की समझ के निर्माण के लिए प्रासंगिक है। तो 48 में जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, वर्गीकरण और क्रमबद्धता जो है आपकी ये सबसे बेस्ट है। पूर्व अवधारणाएं बुनियादी स्तर पर गणितीय अवधारणाओं की समझ के निर्माण के लिए। फिर है आपके पास नेक्स्ट 49 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की गणित कक्षा में सबसे कम वांछनीय है। तो क्या है सबसे कम वांछनीय, कार्य पुस्तिका से कलन विधि आधारित प्रश्नों को हल करना, यानी कि सॉल्विंग एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्कबुक, ये सबसे कम होता है मैथ्स की बुक में। फिर आपके पास नेक्स्ट 50th निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गणित में आकलन के सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में उपयुक्त है। बच्चे को स्कूल के बाहर के अनुभवों को आकलन में लाना बिल्कुल सही है। मानकीकृत टेस्ट बनाना, मानकीकृत तो देखिए ठीक नहीं होता है, स्टैंडर्डाइज्ड चीज ठीक नहीं होती है। सी कह रहा है विभिन्न संस्कृतियों से लोक प्रचलित प्रणालियों का उपयोग करना, ये ठीक है। तो ए और सी ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। फिर है 51 निम्नलिखित में से कौन सा गणित के संदर्भात्मक समस्याओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है। तो कौन सा सबसे कम उपयुक्त है भाई, इसमें दिया हुआ है आपको, ये क्या कहते हैं, ये बच्चों के जीवन से करीब से संबंधित है। ये बच्चों की गणितीय निदर्शन की क्षमताओं को विकसित करने में सहायता कर सकती है। इनको हल करते समय बच्चे सही उत्तर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। इन्हीं कक्षा में हुए हाल ही के अनुभवों जैसे क्षेत्र भ्रमण, कला, विज्ञान या सामाजिक अध्ययन की कक्षाओं में चर्चा के द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो 51 में जो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास 52 नीचे दिए गए कथन अभिकथन ए कारण बी के रूप में चिन्हित है। आंकड़ों का निरूपण और विश्लेषण का परिचय प्राथमिक स्तर पर दिया जाना और उसको उच्च प्राथमिक स्तर पर सशक्त करना महत्वपूर्ण है। आंकड़ों का विश्लेषण प्राथमिक स्तर पर बच्चों द्वारा मुख्यतः
पढ़े गए गणितीय तथ्यों की निश्चित प्रकृति के विपरीत उन्हें सूचना की अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता के प्रति अभिदर्शित करता है। तो इसमें जो है बात क्या कह रहा है, आंकड़ों के ऊपर करा, आंकड़ों के नीचे करना है, निरूपण और विश्लेषण की बात ऊपर है और इसी की बात नीचे है, और गणित में जो है दोनों ही जरूरी है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। फिर आपके पास 53 एनसीईआरटी की सिफारिशों के अनुसार कक्षा 3 के बच्चों विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है। तो कौन सा इसमें नहीं है, तो इसमें जो थर्ड, बच्चों को जो है ये सीरीज वाले क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं थर्ड क्लास में, तो ये आपका जो है ऑप्शन सही है इसमें। फिर आपके पास 54 में देखिए, 54 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सही है। 54 में जो है आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य एक योज्य तत्समक कहलाता है, यानी कि 0 is called an additive identity for whole numbers। नेक्स्ट आता है 55, गणित में प्राथमिक सत्र की पाठ्य चर्चा डैश पर केंद्रित होती है। तो किस पर होती है भाई, ऑप्शन नंबर 2 जिज्ञासा पोषित करने पर, नर्चरिंग द क्यूरियोसिटी। 56 है, एक बच्चा 503 को 5003 लिखता है। यह दर्शाता है कि, ये क्या दर्शाता है कि भाई बच्चे के अंदर जो है ना स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं जानता, वो प्लेस वैल्यू को नहीं जानता, आप उसे ठीक कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 57, वैन हिले के ज्यामितीय चिंतन के विकास के सत्रों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्र 2 को निरूपित करता है। तो 57 में जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि एक बच्चा दी गई ज्यामितीय आकृति के सामान्य गुणों का अनौपचारिक रूप से निगमन कर सकता है तथा इन गुणों के बीच के संबंधों को देख सकने में सक्षम है। तो आपका जो है ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास 58, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय शिक्षण अधिगम के स्थानीय सांस्कृतिक ज्ञान के समावेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। तो 58 का जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। विभिन्न व्यवसायों और समुदायों के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाली गणना की विभिन्न प्रणालियों के उदाहरण को सम्मिलित करना। इस पेज को जरा बड़ा कर देती हूँ। फिर आपका 59, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है कि सभी विद्यार्थियों द्वारा डैश तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक है आपका कक्षा 3। 60 है, प्राथमिक कक्षा की गणित की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में अलग अलग आकार वाले 2 जार लेकर आती है, जिनमें से एक में पानी भरा है। वह लंबे पतले जार से पूरा पानी छोटे चौड़े जार में डाल देती है। उसके बाद वह प्रश्न पूछती है किस जार में ज्यादा पानी आ सकता है। तो यह विधि डैश पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है। क्या पढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 आयतन और उसका संरक्षण, यानी कि वॉल्यूम एंड इट्स कंजर्वेशन को पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा करेक्ट विधि है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ईवीएस। चलिए ईवीएस को करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश एंड कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र 756 किलोमीटर। इफ ए ट्रेन कवर्स दिस डिस्टेंस इज नियरली 14 आवर्स, एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। तो स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है आपका, स्पीड निकालने का फार्मूला आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, तो आपका 756 है और उसको आप डिवाइड कर दो 14 से, 14 पंजे 70, 14 चौके 56। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर
1 मीटर किसमें निकाला? अरे मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो मीटर पर सेकंड में निकालें तो किलोमीटर में आ गया। अब इसको 3 बटे इसको जो है 5/18 से डिवाइड कर दो, क्योंकि किलोमीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो 15 आ गया। काटा मारो ये वाला, ये तो किलोमीटर पर सेकंड में आएगा, किलोमीटर पर आवर में, तब ठीक होता है ये। 62 है, घरों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, यह मंजिल जानवरों और आवश्यक सामान को रखने के लिए। सी है ढालू छत व जमीन से ऊपर उठे पत्थरों के खंभों पर बने घर। और डी है पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। लेह लद्दाख के घरों में पाई जाने वाली विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं? ए, बी और डी है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। सी नहीं है, ढालू छत और जमीन जो उठे पत्थरों वाली खंभों की होती है वो नहीं पाई जाती लद्दाख में। निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां तोरांग का अर्थ जंगल है, तो वो जो है आपका कौन सा है? झारखंड, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। फिर है 64 आपका, में कह रहा है निपेंथिस घटपर्णी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है ए ऑप्शन में कह रहा है इस पौधे में पत्तियों की आकृति घड़े जैसी होती है और मुंह पर पत्ते का ढक्कन होता है। बी कह रहा है इस पौधे से एक विशेष गंध निकलती है जो कीटों को आकर्षित करती है। सी है यह लद्दाख और रूस के शीत मरुस्थलों में पाया जाने वाला बहुत सामान्य पौधा। डी कह रहा है यह पौधा छोटे कीड़े मकोड़ों, मेंढकों और चूहों तक को फंसा और खा सकता है। जैसे ही ये जीव इस पौधे के मुंह पर पहुंचते हैं वे उसमें फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? ए, बी और डी आपका करेक्ट है। 4, सी गलत है, ये लद्दाख और रूस में नहीं पाए जाते। कश्मीर में श्रीनगर के घरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 65 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट है, ये सही नहीं है। श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोंगा में रहते हैं और जो पहाड़ी क्षेत्रों में बने हुए, ये गलत है। फिर नेक्स्ट 66, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। तो 66 में जो है ना आपका ए, सी और डी ठीक है, बी गलत है आपका। तो इसमें क्या है, प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, सही बात है। छत्ते में नर मक्खियों की तुलना में सादा मक्खियों की संख्या काफी अधिक होती है। ये मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर काम करती है और बच्चों की देखभाल भी करती है। श्रमिक मक्खियां फूलों के चारों ओर शहद के लिए रस की खोज में उड़ती हैं और रस वाले फूलों को खोजने पर विशेष प्रकार का नाच करती हैं, जिसके द्वारा अन्य मक्खियां भी उस रस को एकत्रित करने के लिए जुड़ जाती हैं। तो ए, सी, डी ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 67, में दिया हुआ है हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, हाथी झुंडों में रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। नर हाथी झुंड में 9-10 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं। और डी ऑप्शन है सबसे अधिक आयु की हथनी झुंड के सभी फैसले लेती है। तो 67 में कौन सा आपका करेक्ट है? ए और डी आपका करेक्ट है। ठीक है, झुंड में रहते हैं ये और सबसे जो अधिक उम्र की होती है वही आपके डिसीजन लेती है। 68 में कह रहा है प्राय 1000 वर्ष पूर्व अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से आए एक यात्री ने भारत के बारे में अपना वृतांत लिखा था। निम्नलिखित में से कौन से वृतांत अल बिरूनी के किताब में लिपिबद्ध हैं? तो ए और सी आपके करेक्ट ऑप्शन है इसमें। भाई भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत माहिर हैं और सी बावड़ियों में उतरने व चढ़ने की सीढ़ियां अलग अलग होती है। ठीक है, अल बिरूनी ने कही थी ये बात। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार कम से कम डैश तक जंगल में रहने से वहां के लोगों को जंगल तथा वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक मिल जाता है। तो 69 में 25 ईयर्स जो है वो आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 70 है। अभी कथन दे रखा है आपको, पशुओं को पालतू बनाने
की प्रक्रिया दुनिया के बहुत से भागों में धीरे धीरे चलती रही। कारण क्या है? सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में भेड़ एवं बकरी आते हैं। तो इसमें जो है आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। दोनों ही सही है, पर आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर पाला नहीं जाता है? तो इसमें जो है घोड़ा नहीं पाला गया उनके द्वारा भाई। 72 है आपके पास। भारतीय संघ में गत 25 वर्षों में निम्न में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं? तो तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और लद्दाख बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है 72 का। फिर है 73 आपके पास। आपने मशहूर ओलंपिक खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी का नाम जरूर सुना होगा। अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में वह कौन सा खेल खेलती थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो वेट लिफ्टिंग करती थी भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, भारोत्तोलन। 74 आपका, मधुबनी पेंटिंग तथा उसके उत्पत्ति क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। इस पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई है, या तथा ये पेंटिंग पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। 75 आपका, अभी कथन ये कह रहा है घरों की सतह है यानी कि जमीन कि गोबर और मिट्टी के घोल से लिपाई की जाती है। इसका रीजन है भाई, गोबर घर के अंदर तापमान को नियंत्रित करता है तथा कीड़ों को घर से दूर रखता है। तो जो 75 है उसमें बिल्कुल सही बात कही है, दोनों ही सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। फिर है 76 आपका, इसमें दिया हुआ आपको सही मिलान करना है। जो सहपाठी आकलन है आपका, जो सहपाठी आकलन है आपका वो किससे संबंधित है? आकलन की तकनीक से है। और रूब्रिक आधारित रेटिंग स्केल किससे संबंधित है? आकलन के उपकरण से संबंधित है। सीखने के रूप में मूल्यांकन आपका किससे संबंधित? स्वयं सीखने से है। कागज पेंसिल परीक्षण योगात्मक आकलन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। ठीक है। 77 है, पर्यावरण अध्ययन सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है आपका? तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन और डी ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और बच्चे सहयोगी समूहों में बेहतर सीखते हैं। फिर है 78 आपका, निम्नलिखित में से कौन से घटक पर्यावरण अध्ययन के अर्थ की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं? प्रयोग। ठीक है, प्रयोग तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, प्रश्न पूछना भी जरूरी है और अवलोकन भी सही। तथ्यों का संग्रह करके क्या करना? जब तथ्यों को समझा जाएगा वही बेटर होता है। तो अवलोकन, प्रश्न पूछना और प्रयोग सही है आपके। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। 78 का तो यही ठीक है। 79, में कह रहा है एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पर्यावरण अध्ययन के तथ्य, सिद्धांत, नियम, बच्चे पर्यावरण अध्ययन कैसे सीखते हैं, पर्यावरण अध्ययन को कैसे पढ़ाएं, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और पाठ्य चर्चा। तो एक टीचर के अंदर क्या होना जरूरी है भाई? बच्चे पर्यावरण अध्ययन कैसे सीखते हैं ये उसे पता होना चाहिए। 80 है, हर्लिन ने अपने शिक्षक से पूछा गुलाम में कांटे क्यों थे? एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक का शिक्षण शास्त्र इस जिज्ञासा के प्रति क्या होना चाहिए? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। उसे जानवर जो कांटे लगे और बगैर कांटे लगे पौधों को चबाते हैं उनका प्रेक्षण करने को कहे। फिर आपके पास 81 में कह रहा है कक्षा 4 की ईशा ने शिक्षक से पूछा गाय अंडे क्यों नहीं देती? अगर आप ईशा के शिक्षक हैं तो आपकी सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होती इस मामले में? तो भाई इस मामले में जो है हम उसे कहते हैं उसकी जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं उनके कान नहीं दिखाई देते, उनका संबंध उनसे जोड़े। जो जानवर अंडे देते हैं बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, यानी कि जिनके कान होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, जिनके कान नहीं होते वो बच्चों को जन्म नहीं देते, वो अंडों को जन्म देते हैं जिनके कान नहीं होते। फिर आपके पास 82,
82 में देखिए, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक शिक्षण और अधिगम कौशल के रूप में कहानी का प्रयोग करना चाहता है। इस हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्या है भाई, क्या है? 82 में जो है आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि संदर्भिक कहानियां भी हो, लोक कथाएं भी और विद्यार्थी द्वारा सीखी गई कहानियां भी हो। फिर आपके पास 83, शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक जानवर का चित्र बनाने को कहा। पूनम ने एक जानवर का चित्र बनाया जिसमें विभिन्न जानवरों के शरीर के भागों को प्रदर्शित किया गया है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को जो है इसमें पूनम से पूछे कि उसे विभिन्न जानवरों के भाग क्यों बनाए हैं, और डी ऑप्शन डी वाला इसमें पूनम से उस जानवर का नाम पूछे और उसने जो उसने बनाया उसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। फिर 84, अगर एक शिक्षक यह चाहता है कि विद्यार्थी पादप विभिन्नता के बारे में सीखे तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां सर्वाधिक उपयुक्त रहेंगी? तो इसके लिए जो है सी और डी आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ आपका। 85 है, बड़ा कर लेते पेज। निम्नलिखित में से तत्व पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं। कौन सी है भाई? ए और सी है, स्थापित तथ्य और अवलोकन। 85 है ना? स्थापित वाला नहीं आएगा, प्रयोग और अवलोकन आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। पिछले वाले में क्या लगवाया मैंने, चलो ठीक है। 86, निम्नलिखित कथन ए और बी को ध्यान से पढ़िए। एनसीएफ 2005 जानकारी को रटा देने को हतोत्साहित करने की सिफारिश करती है। सही बात है। एनसीएफ प्रत्येक विषय को तीक्ष्ण घेरे में बनाए रखने के प्रयास को हतोत्साहित करने की सिफारिश करती है। ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। 87 है, चीनू यह जानना चाहता है कि दिन और रात कैसे होती है। चीनू को यह समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी आपकी? तो 87 में ना क्रियाशील मॉडल दिखाइए आप बच्चे। नेक्स्ट है आपके पास 88, निम्नलिखित कथन ए और बी को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में कक्षा के बहुसांस्कृतिक स्वरूप का आदर करना चुनौतीपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में प्रत्येक विद्यार्थी को महसूस होना चाहिए कि उसका समाज, संस्कृति और उसका रहन सहन महत्वपूर्ण है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो 88 में आपका ए सही है, दोनों ही बात सही है। 89 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में चर्चा का उपयोग करते हैं क्योंकि कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी और डी दिए हुए हैं इसमें। तो इसमें जो है आपके 89 में ए, बी और सी दोनों ही सही है। चर्चा बच्चों में सामाजिक अंतःक्रिया का विकास करती है। चर्चा वास्तविक और सार्थकपूर्ण अधिगम में मदद करती है और ज्ञान का सार्थक निर्माण तब होता है जब विचारों को साझा किया जाता है। ठीक है, तो ए, बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर 2। फिर लास्ट 19, एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक अपनी कक्षा 3 के बच्चों को विद्यालय के बगीचे में जाने को कहता है और उनसे विभिन्न प्रकार की पत्तियों को इकट्ठा करने को कहता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया कौशल को शिक्षक बच्चों में विकसित करना चाहता है? तो किसको विकसित करना चाहता है भाई? वो अवलोकन और वर्गीकरण को विकसित करना चाहता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इंग्लिश, जिन्होंने लैंग्वेज 1 के रूप में लिखी। पहले तो वो अपना पैराग्राफ पढ़ लो। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ है, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ये लो, पढ़ लो।
चलिए क्वेश्चन करते हैं। हु इज द नरेटर इन द स्टोरी? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ए यंग बॉय। व्हाट टास्क वाज द अंकल सपोज्ड टू परफॉर्म दैट डे? तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, टू फ्रेम ए फोटोग्राफ। व्हाई वाज द aunt angry at the uncle's entertaining friends at home? तो 93 का आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 94 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? तो 94 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, फर्स्ट ही करेक्ट है, ए और बी दोनों ही आपकी करेक्ट है। फिर आपके पास नेक्स्ट 95 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है इसके अंदर। 96 है, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट हु वर्कड इन द सम डिस्टेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो 96 में आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, एडजेक्टिव क्लॉज है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको इस सेंटेंस का टाइप फाइंड आउट करना है, तो एक्सक्लेमेटरी है। फिर आपके पास 98, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द फ्रेगाइल। तो फ्रेगाइल का अपोजिट जो है आपका ड्यूरेबल होता है। फिर आपके पास नेक्स्ट, व्हाट डज द एक्सप्रेशन वी सेल आउट डैश मीन इन द कॉन्टेक्स्ट? तो इसका मतलब क्या है भाई? 99 का ऑप्शन नंबर 4, टू लिव इन ए डिटरमाइंड मैनर। नेक्स्ट आपके पास ये एक पोएम सी है, इसमें देख लीजिए आप जो भी है, 100 क्वेश्चन है इसमें। द हर्ट्स ऑफ द हिस्ट्री शेम रेफर्स टू, क्या आएगा भाई इसमें? ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट है, ए शेमफुल इवेंट इन द हिस्ट्री। नेक्स्ट है आपके पास, पेज बड़ा कर देती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द थीम ऑफ द पोएम करेक्टली? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। फिर आपके पास आई एम द ड्रीम एंड आई होप ऑफ द स्लेव शोज दैट द पोइट इज, क्या है पोइट? ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, ऑप्टिमिस्ट। ए पास्ट दैट्स रूटेड इन द पेन रेफर्स टू ए पास्ट, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, दैट हैज ऑलवेज बीन पेनफुल। 104 आपका क्वेश्चन, द यूज ऑफ आई राइज इन द पोएम इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन नंबर 4 रिपीटिशन। एंड देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच लिटरेसी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन बट स्टिल लाइक एयर आई विल राइज? तो इसके अंदर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, सिमाइल। 106 है, चॉम्स्की प्रो, अब ये तो आपके वो आगे pedagogy के, Chomsky propounding that an innate capacity to acquire language is result of our uniquely human biological inheritance. This inheritance is known as, तो 106 में ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज द टर्म ऑफ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन ए लैंग्वेज इज, आपकी जो है ऑप्शन नंबर 2 फोनीम करेक्ट है। इन्फेंट अराउंड 2 to 3 months of age are capable of producing open vowel sounds. These sounds are example of cooing. Next है आपके पास 109, Ankita can understand and speak 6 different languages. Her language ability makes her a, क्या बना रही है उसको? थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, मल्टीलिंगुअल स्पीकर। फिर आपके पास you are interested in studying topics such as chord mixing, chord switching, children's language and secret languages. Which of the following disciplines you need to study for these? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, which area is not a part of the contrastive analysis? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, सीमेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक 112 है, you find that an English language teacher is usually freely mother tongue in the class. She is using dash method. तो कौन सा मेथड है भाई? ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, ग्रामर ट्रांसलेशन। फिर है आपके पास 113, the ability to write concisely by not including any details that can be avoided to achieve precision is a skill which is known as, तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, समराइजिंग।
114 आपके पास विच नहीं वॉइस एक्सप्रेशन कैन इफेक्टिवली बी जज्ड बाय tone of voice. Seating arrangement in a classroom should be flexible. This is because it would help conduct many group, pair, and whole class activities very easily. To assess reading skill at primary level, a language teacher should most importantly focus on क्या आएगा reading with understanding. फिर आपके पास 117वां क्वेश्चन To ensure effective communication, it is important to क्या listen to the other first. फिर आपके पास 118 a major objective of teaching English grammar is to option number 2 correct है develop the ability to express ideas logically and correctly in speech and writing. फिर है 119 while developing writing skill among the students at primary level, a teacher must encourage her students to write on topics related to किससे होना चाहिए भाई वो आपका पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए. फिर आपके पास 120 you want to identify individual differences of learners to scaffold them in your class. Which of the following assessments would you use for this purpose? तो इसके लिए आप जो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट का यूज करोगे. नेक्स्ट आपके पास हिंदी में ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे आप एक बार रीड कर लो. पहला क्वेश्चन है अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द चुनिए. तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका लोकशाला. गद्यांश के सरकारी व्यवस्था में क्या आवश्यक नहीं समझा गया. थर्ड ऑप्शन करेक्ट है लोकशाला में समाहित नहीं है क्या. थर्ड ऑप्शन लोकशास्त्र. गद्यांश के अनुसार शिक्षण की सबसे बड़ी संस्था है क्या लोकशाला. फिर है आपके पास लोकशाला में हम नहीं सीख सकते पुस्तक वाचन. फिर आपके पास 96 बहुत दूर है वाक्य में दूर है क्या आपका क्रिया विशेषण. फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कच्ची पक्की इमारत में कच्ची पक्की क्या है विशेषण है आपका. गद्यांश के अनुसार हम कौन सी बुनियादी बात भूल गए हैं. तो हम जो है लोक शिक्षा का सबसे बड़ा साधन है. कौन सा वक्तव्य सही नहीं है इसमें. तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका सही नहीं है. फिर नेक्स्ट आपके पास एक ये पद्यांश और इसके लिए आपके क्वेश्चन है कवि कहाँ खड़ा था. कवि कहाँ खड़ा था भाई. 100 में देखिए कवि जो है आपका समुद्र के किनारे खड़ा था. कवि मुंबई के भीतर क्यों लौटना चाहता है. तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है अकेलेपन और तनाव के कारण. कवि के मन का भाव नहीं है. ऑप्शन नंबर 4 चिंता. देर तक वहां टिकना में देर तक आपका क्या है कालवाचक क्रिया विशेषण. रुलाई फूटना का आशय है आपका ऑप्शन नंबर 2 फूट फूट कर रोना. रात कहाँ दिख रही थी. तो ऑप्शन नंबर 2 कवि की कमीज में. नेक्स्ट आपका पीडागोजी के आगे नेक्स्ट चॉम्स्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा अर्जित करने की सहजता क्षमता हमारे अद्वितीय मानवीय जैविक वंशानुक्रम का परिणाम है. इस वंशानुक्रम को किस रूप में जाना जाएगा. तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है भाषा अर्जन उपकरण. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है आपकी. तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है. ये बिल्कुल वो इंग्लिश वाले जैसे है. 2 से 3 माह की आयु वाले शिशु मुक्त स्वर ध्वनियां बोलने लगते हैं. ये ध्वनियां किसका उदाहरण है आपकी. तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है. ये तो बिल्कुल वही है जो आपके उसमें थे इंग्लिश वाले पार्ट में.
अंकिता 6 भिन्न भाषाएं बोल सकती है, तो उसमें किसमें आएगी, वो बहुभाषिकता में आएगी। आप कोड मिशन सिखा रहे हो, तो आप उसमें क्या कर रहे हो कोडिंग के अंदर, 110 में आपका फोर्थ है आपका सही। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक विशेषण का भाग नहीं है आपका, तो तुलनात्मक विशेषण ध्वन्यात्मक जो है इसका पार्ट नहीं है। आपने महसूस किया कि आपके विद्यालय की एक अध्यापिका कक्षा में स्वच्छंद रूप से मातृभाषा का प्रयोग कर रही है, वह किस विधि का अनुपालन कर रही है, तो किस विधि का अनुपालन कर रही है, व्याकरण अनुवाद विधि का अनुपालन कर रही है। संक्षिप्त रूप में लिखने की योग्यता जिसमें वे सब बारीक वर्णन शामिल नहीं है जिनके माध्यम में सटीकता लाई जा सकती है, ऐसे कौशल को किस नाम से जाना जाएगा, तो ऐसे कौशल को सारांशीकरण के नाम से जाना जाएगा। फिर आपके पास 114 वाणी की अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन किस माध्यम से प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है, वाणी की शैली से। फिर आपके पास नेक्स्ट कक्षा में बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि नंबर 2 इस तरह से कक्षा में सरलतापूर्वक समूह जोड़ीदार और समग्र कक्षा गतिविधियां करवाई जा सकती हैं। फिर आपके पास 116 प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो 116 का आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, समाज के साथ पठन पर। फिर आपके पास 117 प्रभावशाली संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है आपका, तो इसमें जो है आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पहले दूसरों की बात सुनना। फिर आपके पास 118 अंग्रेजी व्याकरण के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, तो ऑप्शन नंबर 2 वाक और लेखन में विचारों को तार्किकता और सटीकता के साथ अभिव्यक्त कर पाने की योग्यता विकसित करना। फिर आपके पास 119वां है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किन टॉपिकों पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो 119वां जो है उसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को अवलंबन देने के लिए उनके व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप क्या करना चाहेंगे, तो 120 का है जो आपका 2 निदानात्मक आकलन। ठीक है, तो ये आपका जो है 120 जो है वो कंप्लीट हुआ, जिन्होंने अपनी भाषा जो है किसी ने हिंदी ली हुई थी और किसी ने जो है इंग्लिश ली हुई थी, तो वो बराबर की बात हो गई। अब जिनकी भाषा जो है 2 इंग्लिश थी वो देखिए, लैंग्वेज 2 जिन्होंने इंग्लिश ली थी उनके में पैसेज आया हुआ था। पहला क्वेश्चन जो है वेयर डिड द राइटर सी द पीकॉक्स, कहाँ देखता है भाई वो, राजस्थान की सिटी में। व्हाई डज द राइटर सी ए पिक्चर ऑफ डिसोलेशन इन द राजस्थान सिटी नाउ, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो 123 में थर्ड आपकी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि ए आपका ट्रू और बी आपका फॉल्स है। नेक्स्ट है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका ट्रू नहीं है। फिर है व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग, नीचे वाला किस टाइप का आपका सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है भाई, तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। फिर है आपके पास नेक्स्ट आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट, आई सी ए फॉलोन डक, तो इसमें क्या आएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज आएगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड बिवाइल्डर्ड, तो इसमें क्या आएगा आपका, इसमें जो आपका 2 आएगा। फिर चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द डिसोलेशन, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 बेयरनेस आएगा। नेक्स्ट फिर से आपका ये पैसेज है गिवन, इस पैसेज को देख लो।
अब इससे रिलेटेड कोई ये नीचे चलो, whose account is called much more important as a record of the Mauryan rule। तो इसमें जो है आपका कौटिल्य आएगा। How did the play the मुद्रा रक्षा depict चाणक्य, कैसे depict कर रहा है वो एज ए bold and scheming। आगे स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? थर्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट नहीं है। व्हाट डज द गिवन वर्ड मीन? टू डिल्यूड, इसका क्या मीनिंग है इसमें? तो 133 का आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, आपको गिवन एक्सप्रेशन टेंस फाइंड आउट करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। फाइंड द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, तो इसमें जो है स्लाइड दिया हुआ आपको, तो इसमें कौन सा आएगा आपका 135 में? तो ऑप्शन नंबर 3 कॉम्प्लीमेंट आएगा, अपोजिट इसका। नेक्स्ट है 136, डैश गिव द टर्म acquisition, observation, natural input, dominant hypothesis in the theory of the second language learning। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, स्टीफन प्रेशन के द्वारा कही गई है। Which among the following involves the principle of the grading and the sequence? तो इसमें जो है ये gradation के द्वारा दी गई है। You observe that your students need to be exposed to samples of the target language and he encouraged to imitate and respond। Which of the following method is most suitable for this purpose? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, audio and lingual method। Learning of the mother tongue by a child is generally assumed to be, क्या आएगा ये? ऑप्शन नंबर 1 आएगा आपका, लैंग्वेज एक्विजिशन। An active listener immediately understands, क्या कर लेता है भाई वो? immediately what the speaker is trying to say, क्योंकि वो एक्टिव लिसनर है। फिर to teach poetry in the class, the teacher first reads a poem, then involves the learners in the group work। One group writes the theme of the poem, another draws a picture to depict the main character, and yet another writes the summary of the poem। This activity aims at, ये activity क्या दिखा रही है भाई? Catering to diverse ability and interest of the learners। The second language classroom is usually a confluence of varied languages। The role of the teachers in such a class is to give their students, तो 144 का क्या आएगा? 2 आएगा आपका, a comfortable environment to develop requisite skills। फिर आपके पास नेक्स्ट 143, you prepare a test item that expects the learners to use tense forms, characters, prepositions and adjectives accurately। The approach that you have used in this test item is, क्या आएगा इसका? तो ग्राफिक डेवलपमेंट, एक मिनट मैं कौन से पे हूँ? इस पे हूँ, इंटीग्रेटेड ग्रामर टेस्ट। आप एक ही टेस्ट के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करना चाहते हो तो उसे इंटीग्रेटेड ग्रामर टेस्टिंग कहते हैं। फिर है आपके पास 144, इसमें क्या रहा है? चिल्ड्रन इन देयर अर्ली ईयर्स स्क्रिबल ऑन द वॉल, फ्लोर एंड इन नोटबुक। दिस स्टेज इन लैंग्वेज लर्निंग इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? इमर्जेंट लिटरेसी कहेंगे। फिर है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेसेस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। फिर आपका नेक्स्ट, यू हैव टू कीप एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स ऑफ द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। फॉर दिस यू नीड टू यूज, आपको क्या करना चाहिए भाई? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है आपका, ऑब्जर्वेशन टेक्निक। Which of the following statements is true in the context of the grammar? ग्रामर में इनमें से जो है कौन सी ठीक है? 147 में देखिए आप, इसमें जो है ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ग्रामर इज अ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज विच हेल्प्स इन पॉलिशिंग अवर स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। फिर आपका 148 में क्या कह रहा है? When infants and very young children live in the environments where they have no exposure or experience with the language, their language development is severely impaired. The impairment is irreversible. Which of the following terms supports this explanation? तो 148 का कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, sensitive periods of the development। नेक्स्ट आपका ग्रामर should be taught by, क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1 enabling practice in context।
150th आपका क्या है? यू वांट टू क्रिएट ए लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन योर क्लास, फॉर दिस यू शुड, आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय द लर्नर्स। तो जिन बच्चों ने अपनी हिंदी लैंग्वेज 1 ली थी और इंग्लिश लैंग्वेज 2 ली थी, उनका तो 150 के 150 क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट पेपर के। अब जो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी हिंदी लैंग्वेज 2 ली थी, उनके उत्तर लेते हैं, ठीक है। उसके जैसे ही ये पैराग्राफ है, इसमें नीचे इसका आंसर, हाथी का पर्याय है क्या है? ऑप्शन नंबर 3। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर 2। प्राणी और प्राणी संज्ञा का डैश रूप है? ऑप्शन नंबर 2। फिर है आपके पास गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 2, प्राणियों में स्तनपायी पशुओं का बुद्धिमत्ता का एकाधिकार है। फिर आपके पास 125, गद्यांश के अनुसार बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं है, तो 4th ऑप्शन करेक्ट है आपका। गद्यांश में वर्णित बुद्धिमान प्राणियों का समूह नहीं है, ऑप्शन नंबर 3, सूस, हाथी और बंदर। फिर आपके पास नेक्स्ट पेज बड़ा कर देती हूँ जरा, कोयल और तोते का भाषा सीख लेना उनकी क्या है भाई? उनकी जो है बौद्धिक और शक्ति का प्रमाण है। फिर है मानव शिशु बुद्धिमत्ता में चिंपैंजी के शिशु से कब आगे निकलता है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, जब वह बोलना सीख लेता है। आगे नेक्स्ट है ये आपके पास एक पैराग्राफ और इससे रिलेटेड आपके प्लास्टिक की थैलियों की यात्रा को अनथीन क्यों कहा गया? क्योंकि कचरे में फेंके थैलियों को हवा उड़ाकर ले जाती है। फिर आपके पास प्लास्टिक की समुद्री यात्रा देखकर आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि घरों का प्लास्टिक समुद्र में तैर रहा था। प्लास्टिक के अजर अमर होने का सही आशय क्या है भाई? यह जमीन या पानी में गलता सड़ता नहीं है, घर तक चीजें लाने का माध्यम डैश होना चाहिए, क्या होना चाहिए? चिरंजीव होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक का उपयोग कम करने का उपाय नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। भिन्न शब्द पहचानना है आपको, तो ऑप्शन नंबर 3 है। गिरावट एक डैश प्रकार का शब्द है आपका, तो कौन सा शब्द है? गिरावट आपका भाववाचक है। द्वितीय, भाषा अधिगम के सिद्धांत में अर्जन अवलोकन स्वाभाविक निवेश प्रधान परिकल्पना जैसी शब्दावली किसने दी थी आपकी? तो ये 4th ऑप्शन करेक्ट है, वही आ गए स्टीफन क्रेशन ने, पिछले वाले आगे पीडागोजी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ग्रेडिंग और क्रम में अंतर्निहित है आपका? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका, ठीक है। जैसे उसमें ग्रेडेशन लिखा हुआ था, इसमें श्रेणीकरण है। आपके संज्ञान में यह बात आई है कि आपके विद्यार्थियों को लक्ष्य भाषा के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए और उन्हें अनुकरण करने व प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि कौन सी है आपकी? ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। बच्चों में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः किस रूप में देखा जाता है? तो किस रूप में देखा जाता है भाई? भाषा अर्जन के रूप में देखा जाता है। एक सक्रिय श्रोता तुरंत किस बारे में समझ लेता है कि वक्ता क्या कहना चाहता है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। फिर है 141, कक्षा में काव्य पढ़ाने के लिए अध्यापक ने सबसे पहले कविता पाठ किया, तत्पश्चात शिक्षार्थियों को समूह कार्य में शामिल किया। एक समूह ने कविता की थीम लिखी, दूसरे समूह ने मुख्य पात्र को वर्णित करने के लिए चित्र बनाया और तीसरे समूह ने सारांश लिखा। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, शिक्षार्थियों की विविध योग्यताओं और रुचियों को घोषित करना। नेक्स्ट है ऐसी कक्षा जिसमें द्वितीय भाषा का पठन होता है एक प्रकार के बहुविध भाषाओं का जमावड़ा है, इस प्रकार की कक्षा में अध्यापक की भूमिका क्या होगी? तो 142 का जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, अपेक्षित कौशलों के विकास के लिए विद्यार्थियों को सुविधाजनक परिवेश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने एक ऐसा परीक्षा पत्र बनाया है जिसके द्वारा आप अपेक्षा करते हैं कि शिक्षार्थी काल रूप योजक कारक विशेषणों का सही प्रयोग बता पाए। आपने इस परीक्षा पत्र में किस उपागम का प्रयोग किया है? तो आपने एक ही साथ जो है सब कुछ ले लिया, तो यानी कि इंटीग्रेटेड ग्रामर ले लिया आपने, समेकित व्याकरण परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है।
फिर नेक्स्ट है आपके पास बच्चे अपनी शुरुआती अवस्था में दीवार, फर्श और कॉपियों में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। भाषा अधिगम में इस तरह को क्या कहते हैं? आप इसे क्या कहोगे भाई? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, उद्गामी साक्षरता। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण किसकी पारस्परिक निर्भरता पर बल देता है? तो ये जो है भाषा और संप्रेषण पर बल देता है। आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया के उपाख्यानात्मक अभिलेख रखना चाहते हैं। इस उद्देश्य हेतु आपको किसका प्रयोग करना चाहिए? तो इसके लिए आपको जो है अवलोकन तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। व्याकरण के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है कि व्याकरण भाषाओं की व्यवस्था है जो हमारे वाचन लेखन कौशलों को परिष्कृत करती है। नेक्स्ट आपस ऐसे शिशु और छोटी आयु के बच्चे जिनके परिवेश में आपस में संवाद करने यानी कि भाषा संबंधी अनुभव के अवसर नहीं होते, उनका भाषाई विकास गंभीर रूप से बाधित होता है। ये बाधाएं अनुत्क्रमणीय है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली इस व्याख्या को समर्थित करती है? तो 148 का कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। व्याकरण शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए? 149 में संदर्भ में अभ्यास करने के लिए अवसर देने चाहिए आपको। लास्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? ऐसे अवसर सृजित करना चाहिए जहां भाषा दिखाई दे, संज्ञान में और शिक्षार्थियों द्वारा प्रयोग भी की जाए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। और यहाँ पर आपके आज की जो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने अपना पेपर जो है वो कंप्लीट कर लिया। और कौन सा पेपर हमने कंप्लीट किया है? अपना 7 फरवरी वाला जो हमारा सीटेट का हुआ था, ये 2026 को लेवल 1। इसमें सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी और इंग्लिश हमने की थी। नेक्स्ट पेपर जो होगा उसमें हम 7 फरवरी वाला ही पेपर लेंगे, पर लेवल 2 वाला लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।